नहीं, नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में आप अभी फेसबुक पोस्ट भी लिखेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी, आप पत्रकार हैं तो भी गिरफ्तारी होगी, सोशल एक्टिविस्ट है तो भी गिरफ्तारी होगी। इस दौर में भी सुभाषनी अली हैं जो डीएसएमएस की वाइस प्रेसिडेंट है और सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो की मेंबर हैं, और वो लगातार कानपुर में रहकर अपनी बात को उठा रही हैं। चाहे वो कानपुर में जिस तरह का मामला सामने आया था जिसमें कुछ जो बच्चियां थी उनके बारे में खबर आई है वो बताएंगी, और एक बड़ी खबर है कि जिस तरह से केंद्र में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें अभी कोई है ही नहीं। उसी तरह से यूपी में भी जो SC/ST आयोग है उसमें कोई काम नहीं चल रहा है, कोई काम देख नहीं रहा, पोस्ट खाली है। जब मैम ने मुझे ये बात बताई तो मेरे लिए शॉकिंग थी। मैंने कहा दिल्ली वाले तो पता है, यूपी में भी ये हालत है। और क्या क्या चल रहा है यूपी में उस पर बात करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेट जो लॉकडाउन है उसकी वजह से सुभाषनी वहीं है, कानपुर में ही है। और कानपुर में सबसे ज्यादा अभी हिम्मत की बात उनको देता हूँ, उनको सबसे बहादुर नेता हूँ या सामाजिक कार्यकर्ता समझता हूँ जो यूपी के बारे में बात कर सके। हो सकता है हमारे और आपकी भी गिरफ्तारी हो जाए बात करने को लेकर, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए और ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अगर आप बात करना चाहते हैं तो। मैम स्वागत है। और ये कहाँ से जानकारी मिली, कैसे मिली कि वहां भी SC/ST आयोग का पोस्ट खाली है? देखिए, ये बात मुझे पहले कुछ पता थी लेकिन कंफर्म नहीं थी। लेकिन कुछ ऑनलाइन न्यूज़ जो पोर्टल्स हैं वहाँ मैंने चेक किया तो ये पता चला कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 के बाद से SC/ST आयोग के अध्यक्ष पद को रिक्त रखा गया है। वो ब्रिजलाल जी जो पुलिस के अधिकारी थे, DGP भी थे, वो पहले इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने बीच में बीजेपी ज्वाइन भी की थी और फिर वो उनको हटना पड़ा पिछले साल नवंबर के महीने में। जो और उसके सदस्य थे, हमने सुना है कि उनका टर्म उनका समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष ही इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें जो चिंताजनक बात है वो ये कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि SC/ST की आबादी 23 करोड़ की है और पूरे देश में जितने SC हैं, दलित हैं, उनका 22% हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही निवास करता है। सबसे ज्यादा SC/ST के उत्पीड़न की घटनाएं भी उत्तर प्रदेश में ही घटती हैं और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 1000 शिकायतें आज भी SC/ST आयोग के पास आ रही हैं। मतलब 7 महीने में 7000 शिकायतें आई हैं, लेकिन वहां कोई भी अध्यक्ष है नहीं और SC/ST आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप इन मामलों में नहीं हो रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि कोरोना का दौर चल रहा है, इसको हम महामारी मानते हैं, लेकिन शायद छुआछूत हमारे देश में इससे भी बड़ी और इससे भी ज्यादा घातक महामारी है जिसका इलाज अभी तक समाज में नहीं हम लोग ढूंढ पाए हैं। क्योंकि इस दौर में भी लगातार दलित समाज के लोगों के ऊपर अहिंसा की घटनाएं, हमले की समाचार ये सब आ रहे हैं। हम पिछले दिनों में नहीं जाते हैं, पिछले 10 दिन के अंदर अमरोहा में एक लड़का जो मंदिर में गया था उसको गोली से मार दिया गया। लखनऊ के PGI हॉस्पिटल के पास 3 लड़कों को नंगा करके उनका सर मुड़ा के घुमाया गया और कहा गया कि ये चोरी कर चुके हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं और उनके आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं। और निश्चित रूप से अगर हम नीचे तक जाएं तो अगर हम देखें ये जो प्रवासी मजदूर इतनी बड़ी संख्या में पैदल, जिनके पैर छिले हुए थे, जो भूख से मर रहे थे, मर भी गए, तो इसके पहले एक स्टडी हुई थी माइग्रेंट वर्कर्स की जिसमें ये बताया गया था कि करीब करीब 80% माइग्रेंट वर्कर्स SC और OBC और ST जातियों के हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। खैर सारे प्रवासी मजदूर यूपी के नहीं है, लेकिन यूपी से भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो ये जो उत्पीड़न की बात है, खोज खोज करके ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन SC/ST आयोग के अध्यक्ष का ना होना ये दिखाता है कि हमारी राज्य की सरकार इस समस्या के प्रति संवेदनशील है कि नहीं है। और
इन समस्याओं का निस्तारण किस तरह से नहीं हो पा रहा है। ये कानपुर में आप हैं, कानपुर वाली जो खबर थी उसको लेकर सरकार सुने कुछ अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि ये जो बाल संरक्षण गृह है और महिला संरक्षण गृह है, ये ऐसा नहीं है इनकी समस्याएं आज की हैं। ये जो बड़ी लंबी और बड़ी दर्दनाक कहानी है कि इन जगहों पर जो नाबालिग लड़कियां रखी जाती हैं, जो महिलाएं रखी जाती हैं, इनकी बड़ी बुरी हालत होती है और इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। ये मुजफ्फरपुर का तो आप लोग को मालूम ही होगा, आप स्वयं भी बिहार के, हम वहां गए भी थे। लेकिन कानपुर की ये जो घटना है ये बहुत अजीबोगरीब है। 21 जून को मैंने अखबारों में पढ़ा कि कुछ लड़कियां जो बाल संरक्षण गृह में है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उनमें कुछ बच्चियां मतलब प्रेग्नेंट थी और उनके बारे में पाया गया कि ये HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है। तो उस हालत में मैं जनवादी महिला समिति के अपने पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी से जाके मिली। वो भी बड़े चिंतित हुए और उन्होंने इसमें तुरंत एक इंक्वायरी दे दी एक CO को, और ये खबर दिन भर बहुत चली कानपुर में। हमारे पत्रकार बंधु भी घेरते रहे अधिकारियों को और आप सोचिए रात तक हम लोगों को ये सूचना मिली कि कुल मिलाकर के 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 57 लड़कियां एक साथ, और 7 लड़कियां हैं जो गर्भवती हैं। तो दूसरे दिन फिर हम कमिश्नर के पास गए और उनसे भी हमने अपनी बात की और हमने कहा कि क्या हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कि ये लड़कियां इस गृह में आने के बाद प्रेग्नेंट हुई, हो सकता है उसके पहले भी थी, लेकिन सवाल ये है कि इनकी देखरेख, इनकी देखभाल में निश्चित रूप से कमी आई होगी। और अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बातें सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बाल आयोग है, बाल कल्याण आयोग सरकारी, उसकी एक सदस्य आई थी, उनका नाम है सुचिता चतुर्वेदी। उन्होंने बयान दिया कि जब पहली लड़की पॉजिटिव पाई गई तो बाकी लड़कियों को क्वारंटीन नहीं किया गया और इसकी वजह से 57 लड़कियां पॉजिटिव हो गई। तो ये दिखाता है कि किस तरह का व्यवहार वहां पर हो रहा है। एक हमारे यहाँ जो भाजपा के सांसद हैं पचौरी जी, उन्होंने कहा कि वहां ओवर क्राउडिंग की ये स्थिति है कि 3-3 लड़कियां एक पलंग के ऊपर सोती हैं। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा के लोग ही कह रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने जब कमिश्नर से मिलकर के ये सारी बातें बताई तो दूसरे दिन ही 23 तारीख को ही जो NHRC है उसने हस्तक्षेप किया और उसने इंक्वायरी सेटअप की और सरकार को भी कुछ आदेश दिए। हमने भी अपना ज्ञापन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजा और उसके बाद और भी घटनाएं घटी। पहली बात तो ये हुआ कि जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है कानपुर का, जिसकी देख रेख में वो संरक्षण गृह चलता है, उसने थाने में एक अज्ञात के खिलाफ एक FIR की और कहा कि कुछ लोग उल जलूल बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, और उनके खिलाफ उन्होंने FIR कर दी। तो इसके बारे में भी काफी विरोध हुआ और मैंने स्पष्ट किया कि, और जो NHRC को मैंने भेजा था ज्ञापन, उसमें भी मैंने बताया कि जो कुछ जानकारी हम लोगों को मिली थी वो तो सब या तो सरकार, प्रशासन या भाजपा के आयोग या प्रेस से ही हमको मालूम हुआ था। अब आप सोचिए क्या हुआ वहां पर जब वो लड़कियां जो पॉजिटिव पाई गई वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेजी गई, रामा मेडिकल कॉलेज। वहां पर कुछ लड़कियां उनमें से प्रेग्नेंट पाई गई। मतलब वो जो प्रबंधक हैं उस गृह के, उन्होंने ये भी सूचना नहीं दी कि कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। तो उन प्रेग्नेंट लड़कियों को जच्चा बच्चा अस्पताल भेज दिया गया। वहां पर उनकी स्क्रीनिंग हुई तो एक HIV पॉजिटिव और एक हेपेटाइटिस C पॉजिटिव पाई गई। फिर उनका सैंपल मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के लैब में भेजा गया। वहां से सूचना है कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। तो ये है वो कहानी। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो लड़कियां पॉजिटिव नहीं थी उनको क्वारंटाइन में भेजा गया, जो पॉजिटिव थी उनको कांशीराम अस्पताल में भेजा गया। जो क्वारंटाइन में लड़कियां थी वहां पुलिस का पहरा था,
और वो वार्डन स्वयं वहां पर थी। इसके बावजूद 5 बजे सुबह 2 लड़कियां खिड़की से कूद करके वहां से भाग गई। और जिस लड़के के साथ, यहाँ पर कास्ट का भी मामला आता है, जिस लड़के के साथ उस लड़की का संबंध था वो शायद दलित है, उनके संबंध का विरोध इस लड़की के माता पिता करते थे, इसलिए उस लड़के को जेल भिजवा दिया, इसको संरक्षण गृह में भेज दिया। वो लड़का छूट गया था। अब इनके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, इनके पास कोई तरीका नहीं होना चाहिए बाहरी लोगों से बात करने के लिए, लेकिन उसको पता था कि वो छूट गया। उसको ये भी पता था कि वो लड़का खिड़की के नीचे खड़ा होगा 5 बजे सुबह, और वो कूदी। तो क्या हो रहा है इस संरक्षण गृह में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर वो लड़कियां फिर पकड़ी गई, वो लड़का बेचारा, वो लड़का फिर जेल भेज दिया गया। इसके बाद जो कोरोना पॉजिटिव लड़कियां थी, उनमें से 2 भाग गई, स्टेशन पहुंच गई। तो क्या हो रहा है, किस तरह का इंतजाम है, इस पे बहुत बड़े सवाल क्या कुछ उठते हैं। गिरफ्तारी और भी हुई उसके है इन बाद सब विरोध नहीं, प्रदर्शन गिरफ्तारी में? नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं कोई हुई कोई है। तबादला भी हुआ उसके है बाद अधिकारियों का? उसके बाद ये हुआ है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स के इंटरवेंशन के बाद जो ये सारी कुछ बातें निकल करके आई, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर था जिसने एफआईआर की थी, उसको, और जो वार्डन है उसको, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और उस जगह को मतलब ऐसा बनाया जा रहा है कि जितनी लड़कियां वहां रहेंगी उनके लिए मतलब पर्याप्त जगह होगी, बाकी लड़कियों को दूसरी मतलब भेज ठीक कर किया दिया जा रहा है, जाएगा। व्यवस्था ठीक की जा नहीं रही नहीं, है? ठीक मतलब अभी कह रहे हैं कि ठीक किया जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है। इन लोगों ने अपराध किया है। भाई वो लड़कियां कैसे वहां से भागी, ये वहां पर किस तरह की बद इंतजामी थी, जो अब सारी बातें खुल करके आई हैं। तो ये जो अधिकारी हैं और जो अन्य लोग हैं, कैसे उन लड़कियों को सूचना मिलती रही बाहर से, क्या हो रहा है वहां पर, ये पूरी बात दिखाती है कि इन लोगों ने केवल लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध के हद तक इनकी लापरवाही रही है, तो जिसकी ये वजह ये से ये आप यूपी में क्या आप शोषित वंचित समूह के लिए काम भी करती हैं? कितनी एट्रोसिटी के मामले यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं? जैसे अभी प्रतापगढ़ में भी हुआ था, तमाम देखिए न्यूज़ यूपी आ में रही तो जो सामने आते हैं उनको तो गिनना मुश्किल है, गिनना मुश्किल है, क्योंकि रोज कोई ना कोई घटना। उत्तर, खैर ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रांत है, हम मानते हैं, लेकिन घटनाओं की तो कोई कमी नहीं है। रोज कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े उत्पीड़न का समाचार आता है। है। आपको डर नहीं लगता? एफआईआर भी वहां बहुत हो रहा है। देखिए अब अगर डरने लगेंगे तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जब डरने का समय आएगा तो फिर डरेंगे, देखा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मतलब ये है कि मुझे तो दिखाई देता है कि पक्षपात पूर्ण रवैया होता है। सबसे ज्यादा परेशानी उस बात से होती है, जैसे कि जब कोरोना शुरू हुआ तो उसका भी एक सांप्रदायिकीकरण किया गया, और उत्तर प्रदेश में काफी तेजी के साथ वो किया गया। और मतलब मैं तो एक पक्षपात पूर्ण रवैया देखती हूँ। आज पीएम का और दूसरी तरफ, आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना कि नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश, उस पर जी क्या मैंने तो नहीं प्रतिक्रिया? सुना, लेकिन मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा हाथ धोइए, मास्क पहनिए, और सर्दी जुकाम हो सकता है। उन्होंने कहा और है, एक काम मैं उन्होंने आपको कहा कि उन्होंने जो, कहा, हाँ, एक मिनट, जो 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 निशुल्क राशन हाँ। मिल रहा था वो नवंबर तक मिलेगा, लेकिन क्या इसमें है भी मैं कह ग्राउंड दूं, की स्थिति, क्या है? क्या 5 ग्राउंड किलो स्थिति हर ये आदमी है को मिल रहा है? कि 5 केजी निर्मला चावल, 5? निर्मला सीतारामन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि करोड़ों लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। और सरकार के आश्वासन के बाद भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनके पास आधार कार्ड है उनका राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। और जो यूनिट्स हैं एक परिवार के राशन कार्ड पे, तो कई कई यूनिट्स उसमें से छूटे हुए हैं, तो एक परिवार को भी पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत लोगों को राशन मिल ही नहीं रहा है। और फिर लोग कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अगर कुछ कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा, तो आखिर वो जिंदा कैसे रहेंगे। अब आपको मालूम है सबसे बड़ी रोजगार योजना की घोषणा हमारे उत्तर प्रदेश से ही हुई है। हमारी सरकार ने कहा है कि 1.5 करोड़ लोगों को वो रोजगार देंगे। लेकिन जब हम इसकी तह में जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो मनरेगा का काम है। अब मनरेगा का काम सब लोग कर नहीं सकते हैं, और ये सिर्फ 100 दिन का है, ये पर्याप्त नहीं है, इसमें मजदूरी भी बहुत कम है। और बारिश जब शुरू हो जाती है तो मनरेगा का काम भी बंद हो जाता है। अभी बस्ती जिला
से मुझे सूचना मिली है कि कई बीडीओज ने घोषणा की है कि अब तेज बारिश होने की वजह से मनरेगा का काम हम बंद कर रहे हैं। तो जो लोगों को तत्काल आवश्यकता है वो है कि उनकी जेब में पैसा होना चाहिए, और बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि अगर लोगों की जेब में पैसा होगा तो फिर बाजार भी एक बार फिर पुनर्जीवित हो जाएगा, क्योंकि लोग खरीद सकेंगे। अभी उनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, और बाजार भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।